दोस्तों नमस्कार। आज हम 70 बीपीसीपीटी के लिए इन्फ्लेशन पर चर्चा करेंगे और इससे भी क्वेश्चन आते हैं हमेशा। एक क्वेश्चन इन्फ्लेशन के सारे डायमेंशन से क्वेश्चन रहता है इकोनॉमिक्स में, कंसेप्चुअल में। इसको बारीकी से देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन कैसे बनेगा इसको ध्यान में रख के तैयार किया बताया जाएगा। दोस्तों यदि 70 पीटी पास करना चाहते हैं तो 75 पीडीएफ पढ़ कर जाइए, आपका पीटी हो जाएगा। इसका चार्ज 2000 है। 83 73 98 40 95 पर संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आइए, डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, आप संपर्क कर सकते हैं। आइए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इन्फ्लेशन 69 में भी क्वेश्चन स्टैगफ्लेशन से आया हुआ है, स्टैगफ्लेशन से, जिसको समझना जरूरी है। और रिसेशन, स्टैगफ्लेशन, इन्फ्लेशन सब चीज हम जो है देखेंगे। थोड़ा सा इससे क्वेश्चन आते ही हैं। तो सबसे पहले जानना है कि इन्फ्लेशन क्या होता है। मुद्रास्फीति, एक चीज याद रखिएगा, स्फीति जो है आर्थिक विकास का सूचक होता है। क्या होता है? आर्थिक विकास का सूचक। याद रखिएगा, जब स्थिति इन्फ्लेशन का रेट जो है एक अंक में होता है तो माना जाता है कि इससे क्या होगा, आर्थिक विकास प्रोत्साहित होगा। और आर्थिक विकास प्रोत्साहित कैसे होता है इसको भी देख लीजिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। रेंज रहता है, माना जाता है कि 4% के अंदर में अगर इन्फ्लेशन है तो आर्थिक विकास होगा। किसी देश में 3.5% रहता है, किसी देश में जो है 2-2.5% रहता है, किसी में 4% रहता है। भारत में जो है मैक्सिमम 4% निर्धारित है कि 4% अगर इन्फ्लेशन है तो आर्थिक विकास का सूचक माना जाता है इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन से कैसे आर्थिक विकास होता है इसको भी देख लीजिए। जिससे क्या होगा, इन्फ्लेशन का अर्थ है महंगाई, मूल स्तर में वृद्धि। किसके मूल स्तर में वृद्धि? वस्तु एवं सेवाओं का। हम इस पेन को देख रहे हैं, या डिजिटल बोर्ड है, या आप मेरा कोचिंग ज्वाइन करते हैं, या जो कुछ खरीदते हैं उसके दाम में वृद्धि, उसके दाम में वृद्धि होगा तो जो उसको उत्पादक जो होगा उसको मुनाफा होगा। मान लीजिए इस पेन के दाम में वृद्धि होगा तो इसके जो उत्पादक होगा उसको मुनाफा होगा। तो उसको जो मुनाफा होगा तो उस पैसा से वो क्या करेगा, और जो है विस्तार करेगा अपने उत्पादन इकाई को, और विस्तार करेगा और उसको निवेश करेगा। तो निवेश करेगा तो क्या होगा, फिर उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो क्या होगा, रोजगार भी मिलेगा, लोगों की आय भी बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था का आकार भी बढ़ेगा। तो आर्थिक विकास का, जब अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ेगा तो आर्थिक विकास हो रहा है, लोगों की आय बढ़ेगी तो आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि हो रही है। आर्थिक समृद्धि क्या है? लोगों की आय में वृद्धि, वस्तु सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि, वृद्धि को ही आर्थिक समृद्धि कहते हैं। तो मुनाफा अगर व्यापारी को हो रहा है, किसान को हो रहा है, निवेशक को हो रहा है, महंगाई से उसी को मुनाफा होगा। तो मुनाफा होगा तो अपने व्यापार का और विस्तार करेगा, उत्पादन इकाई को और विस्तार करेगा। उत्पादन इकाई को अगर विस्तार करेगा तो क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, अर्थव्यवस्था की आय बढ़ेगी। अर्थव्यवस्था की आय बढ़ेगी तो आर्थिक समृद्धि होगी, वही आर्थिक समृद्धि है। तो ये स्थिति है। तो इन्फ्लेशन क्या है, देखिए सबसे पहले इन्फ्लेशन मुद्रा की पूर्ति या मात्रा में अत्यधिक वृद्धि के कारण, वस्तु और सेवाओं के मांग में वृद्धि के कारण, वस्तु सेवाओं के आपूर्ति नहीं बढ़ने के कारण मूल स्तर में होने वाली वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। यानी मुद्रास्फीति में क्या होगा, एक मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होगा। मुद्रा की मात्रा कहाँ वृद्धि होगा, आपके पास होगा, हमारे पास होगा, किसानों के पास होगा। अर्थव्यवस्था में जितने समूह हैं, लोग हैं, सबके आपके पास पैसा आएगा। पैसा होगा तो आप उस पैसा से क्या करेंगे, सामान खरीदेंगे। अब सबके पास पैसा है, सामान सबके पास है, तो सब जो है, मान लीजिए डिटॉल साबुन है, या डॉव साबुन है, या मिठाई की दुकान पे, तो सब आप लोग के पास पैसा आ गया। इन्फ्लेशन में क्या होता है कि लोगों के पास अधिक पैसा आ जाता है, अधिक पैसा होता है। तो अधिक पैसा होगा तो लोग, सारे लोग जो है गुलाब जामुन पर टूट पड़ेंगे। लेकिन गुलाब जामुन की मांग करेंगे, टूट पड़ेंगे, यानी गुलाब जामुन की मांग करेंगे,
सब लोगों के पास पैसा है। जब मांग आप कीजिएगा गुलाब जामुन का तो क्या होगा, अब सब अधिक से अधिक लोग जो है खरीदने गया है, तो दुकानदार भी कहेगा कि इसका दाम बढ़ा दिया जाए। आपूर्ति बढ़ नहीं रहा है, गुलाब जामुन का उत्पादन जो है उतना ही है, बढ़ नहीं रहा है जितना मांग है उसके अकॉर्डिंग। तो क्या होगा, उसका मांग रेट बढ़ जाएगा। रेट बढ़ेगा तो जो रेट बढ़ेगा वही तो मूल स्तर है, वही तो इन्फ्लेशन है। यानी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि मुद्रा की मात्रा में, पूर्ति मुद्रा की जो है पूर्ति या मात्रा में अत्यधिक वृद्धि के कारण क्या होता है, लोगों के पास अधिक पैसा हो जाने के कारण क्या होता है कि लोग अधिक सामान खरीदते हैं। मान लीजिए हम एप्पल का आईफोन 16 आया है, अब लोगों के पास पैसा है, मांग होगा, देखिए मांग होगा, अधिक से अधिक खरीदने के लिए जाएंगे, आपूर्ति बढ़ेगा तो रेट बढ़ जाएगा। हालांकि एप्पल का फिक्स है, रेट नहीं बढ़ेगा, लेकिन बहुत ऐसे वस्तु है जिसका दाम बढ़ जाता है। खाने पीने की चीजें हैं, दालें हैं, सब देखते होंगे, दलहन खाद्य वस्तुओं का मांग अचानक जो है, लहसुन का दाम सीधे बढ़ जाता है। अब लहसुन खरीदने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन लहसुन का उत्पादन नहीं हो रहा है, तो उत्पादन नहीं होगा तो दाम बढ़ेगा, तो दाम बढ़ेगा तो वही तो इन्फ्लेशन है, मूल स्तर में वृद्धि। समझ गए? यानी इन्फ्लेशन में क्या होता है कि मुद्रा की पूर्ति या मात्रा में अधिक वृद्धि, यानी लोगों के पास अधिक पैसा आ जाता है, और अधिक पैसा से लोग क्या करते हैं, सीधे सामान खरीदने में टूट पड़ते हैं, लेकिन सामान की आपूर्ति नहीं बढ़ रहा, जिसके कारण उस सामान का दाम बढ़ जाता है। तो दाम बढ़ता है वही इन्फ्लेशन है। समझ गए? अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इन्फ्लेशन समझ गए। अब इन्फ्लेशन के कारण क्या है, इसके देखिए, इसके 3 कारण है। किसी वस्तु के दाम बढ़ने के 3 कारण होता है, परिभाषा समझे हैं। एक तो अर्थव्यवस्था मुद्रा की अत्यधिक मात्रा के कारण। और आखिर आप लोगों के पास पैसा आया कहां से, इतना पैसा क्यों आया, ताकि आप लोग अधिक मांग कर रहे हैं, तो उसका वो कारण होगा। तो मुद्रा की अर्थव्यवस्था, मुद्रा की मात्रा या पूर्ति में अत्यधिक वृद्धि के कारण वृद्धि। अब लोगों के पास अत्यधिक पैसा कहां से आया है, अब देखिए यहाँ, यानी अर्थव्यवस्था में पैसा कैसे आया है। तो पैसा के आने के कारण जो है, यानी मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि के 2 कारण है, एक विस्तारित मौद्रिक नीति और एक विस्तारित राजकोषीय नीति। 2 मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, यानी आप लोग के पास जेब में पैसा आने के पीछे, तो विस्तारित मौद्रिक नीति के पीछे क्या होता है, CRR दर में कमी। विस्तारित मौद्रिक नीति आरबीआई कंट्रोल करती, आरबीआई की नीति है, और आरबीआई मौद्रिक नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता, कीमत स्थिरता, मूल्य स्थिरता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। इस मौद्रिक नीति के कई इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, खुले बाजार की क्रिया, ये सब। अब देखिए अर्थव्यवस्था में रुपया कैसे आएगा। आरबीआई क्या करता है, CRR में कमी कर देता है, कैश रिजर्व रेशियो। अब CRR क्या है, अनुसूचित बैंकों को रिजर्व बैंक के पास एक निश्चित नगद राशि, समय और मांग जमा का एक निश्चित राशि जमा करना होता है। यानी हर शेड्यूल बैंक को, जैसे स्टेट बैंक शेड्यूल बैंक है, तो स्टेट बैंक अपने मांग और समय जमा का एक निश्चित राशि आरबीआई के पास जमा करता है। तो जमा करता है, मान लीजिए बैंक जो है 100 रुपया जमा किया, स्टेट बैंक जमा स्वीकार किया लोगों से, तो मान लीजिए 5% जो है इस CRR के तहत जो है क्या करेगा, 500 रुपया जो है स्टेट बैंक आरबीआई के पास जमा कर देता है। तो स्टेट बैंक के पास 95,000 रुपया है, तो 95 ही हजार लोन देगा व्यापारिक बैंक। तो क्या करता है कि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करने के लिए आरबीआई CRR की दर में कमी हो जाएगा। पहले 500 रुपये जमा करवाता था, अब कहेगा कि नहीं, इसका रेट जो है 2,000 है, 2% है, यानी 3,000 स्टेट बैंक के पास बच गया। यानी स्टेट बैंक के पास ऋण देने के लिए पहले 95,000 था, अब कितना हो गया, 98,000। तो जब भी दर में कमी करेगा तो बैंक के पास पैसा, ऋण देने के लिए अधिक पैसा हो जाता है। तो बैंक क्या करेगा, ऋण देने के लिए जमा और ऋण
के माध्यम से व्यापार करता है तो 98,000 ऋण दे दिया, 3,000 तो बढ़ा ना अर्थव्यवस्था में। तो किसके पास ऋण दिया तो व्यापारी को देगा, किसान को देगा, होम लोन देगा, अर्थव्यवस्था में पैसा आया। अर्थव्यवस्था में पैसा किसके आएगा? लोगों के पास आ जाएगा, व्यापारी को आएगा या कंपनी को आएगा। अब कंपनी क्या करेगा? उससे उत्पादन इकाई को विस्तार करेगा तो वेतन, कर्मचारी को वेतन देगा, सामान खरीदेगा, उसके पास पैसा जाएगा। फिर एसएलआर में कमी कर देता है। एसएलआर में कमी के कारण भी जो है क्या होता है कि बैंकों के पास ऋण देने के लिए अधिक पैसा हो जाता है, बैंक रेट में भी कमी हो जाता है। तो इसके कारण भी क्या होता है कि बैंकों को जो है ऋण देने के लिए अधिक संसाधन जो है मिल जाता है, कम ब्याज दर पर ऋण जो है दे देता है बैंक। बैंक दर में कमी करेगा तो निश्चित रूप से ब्याज दर कम होगा। जब ब्याज दर कम होगा तो अधिक से अधिक जो है लोगों को जो है लोग ऋण लेने के लिए जाएगा बैंक में। रिवर्स रेपो रेट में अगर कमी करेगा तो लोग बैंकों के पास अधिक पैसा हो जाता है जमा करने के लिए, ऋण देने के लिए। ओएमओ के तहत प्रतिभूतियों का क्रय अब क्या कर देगा? ओपन मार्केट ऑपरेशन है, खुले बाजार की क्रिया। इसके तहत जो है सरकार आरबीआई जो है, आरबीआई क्या करता है? सरकार से या आम जनता से प्रतिभूतियों का विक्रय करता है, क्रय विक्रय करता है। तो अगर आरबीआई प्रतिभूतियों का क्रय कर रहा है मार्केट से, तो प्रतिभूतियों को क्रय करेगा तो क्या होगा? पैसा दे के क्रय करेगा तो मार्केट में पैसा जा रहा है और कागज आरबीआई के पास आ रहा है, तो मार्केट में पैसा गया। उसके बाद बैंकों द्वारा अधिक ऋण देना, बैंकों द्वारा साख का सृजन करना, ये सब ये जो है ये ऑप्शन में पीटी के लिए ध्यान में रखने के लिए किए हैं। बाकी यही मौद्रिक नीति के अस्त्र है। तो इससे जो है मार्केट में बैंकों के पास पैसा देने के लिए अधिक फंड आ जाता है, ब्याज दर सस्ता हो जाता है, तो बैंक अधिक से अधिक लोगों को, व्यापारियों को, कंपनियों को होम लोन या आवास ऋण देता है, जिससे अर्थव्यवस्था में पैसा आ जाता है। अर्थव्यवस्था में पैसा आएगा तो लोगों के पास आएगा। मान लीजिए आप काम कर रहे हैं तो आपके जेब में भी पैसा आएगा। विस्तारित राजकोषीय नीति के कारण क्या होता है कि सरकारी खर्च में वृद्धि हो जाती है। सरकारी खर्च में वृद्धि कैसे होगा? सरकार जो भी पैसा खर्च करेगी लोगों के पास ही पैसा जाएगा। सरकार पुल बनवाएगी, रेलवे बनवाएगी, बंदरगाह बनवाएगी, एयरपोर्ट बनवाएगी, या किसानों के पास जो है स्वास्थ्य शिक्षा पर सरकार खर्च करेगी। तो ये पैसा खर्च करेगी तो लोगों के पास पैसा जाएगा। अब मान लीजिए मनरेगा के तहत अधिक फंड रिलीज किया गया है तो लोगों की मजदूरी अधिक मिलेगा, लोगों के पास पैसा आएगा। पुल पुलिया बन रहा है तो उसमें काम करने वाले जो ठेकेदार है, मजदूर है, या जो रॉ मटेरियल सप्लाई है, सबके पास पैसा जाएगा। तो अर्थव्यवस्था में पैसा आ जाता है। प्रत्यक्ष कर में भी कमी, अब आयकर में, कॉर्पोरेट टैक्स में कमी कर दिया सरकार। मान लीजिए किसी का आयकर जो है पहले 15%, 30% था, अब जो है 20% कर दिया। तो 20% किया, 10% कम हुआ, तो 10% से तो सामान खरीदेगा ना। तो सरकारी खर्च में कमी, वेतन, प्रत्यक्ष कर में कमी, इस सब से अर्थव्यवस्था में पैसा जाता है, लोगों के पास पैसा जाता है, पैसा जमा हो जाता है। और यही जब जमा होगा तो लोग क्या करेंगे? अब मांग करेंगे। किसका? सामान। अब मान लीजिए वेतन पर सरकार खर्च करती है, अधिक बहाली कर रही है, तो अधिक बहाली करी तो सबको आय न बढ़ रहा है। मान लीजिए आप ही एसडीएम बनेंगे तो सरकार वेतन देगी, सरकार खर्च कर रही है वेतन पे, तो पैसा आपके जेब में, तो आप भी मांग करेंगे। तो इसके कारण मुद्रा की पूर्ति में, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति या मात्रा में लोगों के पास पैसा इन्हीं कारण से आ जाता है। अब लोग के पास पैसा इन कारण से आ गया, अब लोग सामान पर टूट पड़ेंगे। अगला पॉइंट, अब क्या है कि कीमत में वृद्धि लाने वाले, ये तो लोगों के पास पैसा आ गया, मांग करने जा रहा है। कुछ ऐसे कारण है जिससे कीमत में वृद्धि लाती है, जैसे अप्रत्यक्ष कर में जीएसटी में वृद्धि कर दिया सरकार, दाम सीधे बढ़ गया। प्रशासित मूल्य नीति, सरकार के जो है पहले पेट्रोल डीजल की प्रशासित मूल्य नीति होती थी, केरोसिन तेल जो है फिक्स दाम में बिकता था, पेट्रोल और डीजल भी सरकार तय करता था। उसके कारण उर्वरक का दाम सरकार तय करता है, सरकार उर्वरक का दाम बढ़ा दिया तो निश्चित रूप से दाम बढ़ेगा। ब्याज दर में वृद्धि, और बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण में अगर ब्याज दर बढ़ जाएगा तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव जो है सब जगह पड़ेगा। सरकार अगर अर्थव्यवस्था से संसाधनों का निकासी कर रहा है तो निजी क्षेत्र के लिए कम पैसा बचेगा,
संसाधनों क्राउडिंग, कम पैसा बचेगा, कम पैसा बचेगा तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो वस्तु की पूर्ति कम होगी। तेल के दाम में, अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम में वृद्धि हो जाता है तो सारे वस्तु महंगा हो जाता है। उर्वरकों, कच्चे माल के दाम में वृद्धि, इससे भी महंगाई बढ़ती है। उसके बाद जो है वस्तु सेवा के आपूर्ति को, कई बार की आपूर्ति नहीं बढ़ता है तो आयात में कमी। अगर मान लीजिए दलहन है, सरकार दलहन, आप जानते हैं कि भारत 2/3 दलहन आयात द्वारा पूरा करता है, उसकी आयात आप कम कर देंगे तो दाम तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। प्राकृतिक बाढ़ सूखा आ गया तो कृषि वस्तु का उत्पादन ठप हो जाता है, उत्पादन ठप हो जाता है तो उसकी पूर्ति नहीं होती है वस्तु, उसका दाम बढ़ना तय है। संवेदनशील वस्तुओं का, मान लीजिए भारत में जो है खाद्य तेलों का आयात किया जाता है 90%, और भारत में जो भी थोड़ा 10% होता है उसको भी आप निर्यात कर रहे हैं तो कमी होगी। श्रमिकों की हड़ताल कर देंगे तो उत्पादन ठप हो जाएगा। आयात पर प्रतिबंध लगा देंगे, मान लीजिए जो है दलहन का आयात करता है भारत, दलहन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिए तो दलहन की कमी हो जाएगी, उसके दाम बढ़ेंगे ही। व्यापारिक बैंकों द्वारा ऋण देने में कमी करना, अगर व्यापारिक बैंक ऋण नहीं दे रहा है तो उत्पादन ठप हो जाएगा, तो उत्पादन ठप होगा तो वस्तु की कमी हो जाएगी। वस्तुओं का होर्डिंग, मान लीजिए कालाबाजारी करता है, लोग जमा कर लेता है एक जगह, दाम बढ़ने के चक्कर में जो है रोके रखता है, इससे भी दाम बढ़ता है। कच्चे माल, बिजली की कमी, कच्चे माल की कमी हो गई या ऊर्जा की कमी हो गई तो जो है वस्तु की पूर्ति जो है, आपूर्ति, उत्पादन ठप हो जाता है। यह स्थिति है। अब मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या है यह देखिएगा। रुपये के मूल्य में इससे गिरावट होता है, डॉलर की तुलना में रुपये के मूल्य में गिरावट होता है। निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हो जाती है। अब देखिए निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कैसे कमजोर होती है यह देखना है। मान लीजिए भारत का दूसरे व्यापारिक भागीदार देशों के साथ जो है इन्फ्लेशन में अंतर है। मान लीजिए भारत, इंडिया और यूएसए है, इंडिया यूएसए। अब क्या होगा, इंडिया में पहले जो है $5 में, $5 में जो है क्या होता था कि यहाँ पर पहले जो है सामान पहले सस्ता था, $5 में 20 रुपए का सामान मिलता था। अब इन्फ्लेशन बढ़ने से, वस्तु का दाम बढ़ने से वह अब जो है $5 में 15 रुपए का सामान मिलने लगा है, दाम बढ़ गया है, दाम बढ़ गया है। तो दाम बढ़ेगा तो निश्चित से, चूंकि पहले क्या था कि अमेरिका के व्यापारी को भारत में सस्ता सामान मिलता था, लेकिन अब भारत में वस्तु का दाम बढ़ गया है तो महंगा मिल रहा है तो उसको अधिक डॉलर खर्च करना पड़ रहा है, तो निर्यात प्रतिस्पर्धा क्षमता कमजोर होगा इससे। और जो ऋण लेता है उसको इन्फ्लेशन से लाभ होगा, उत्पादक वर्ग को लाभ होता है, किसान, व्यापारी, उद्यमी को लाभ होगा। रोजगार का आरोपण और सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है इससे। उपभोक्ता स्थिर वेतन समूह जैसे पेंशन भोगी, वेतन भोगी कर्मचारी को इसका हानि होगा। आयात में कमी होता है, सार्वजनिक बचत में कमी होता है, क्योंकि महंगाई बढ़ जाने से आप ही बताइए, इससे सरकार की बचत भी कमी होती है, तो ये इसका असर है। अब मुद्रास्फीति को रोकने के क्या उपाय है? रोकने के उपाय वही है जो कारण है। अब जो है अर्थव्यवस्था मुद्रा की मात्रा को कम करना होगा। मात्रा तो कम करने के लिए क्या होगा, विस्तारित मौद्रिक नीति की जगह संकोचक मौद्रिक नीति अपनाना होगा। और संकोचक मौद्रिक नीति के तहत सीआरआर में वृद्धि करना होगा, एसएलआर में वृद्धि करना होगा, बैंक रेट में वृद्धि करना होगा, रेपो में रिवर्स वृद्धि करना होगा, ओए में तहत प्रतिभूतियों का विक्रय करना होगा, अर्थव्यवस्था पैसा निकालना होगा। विक्रय करेंगे, कोई सामान बेचेंगे तो पैसा निकालेंगे ना। उसके बाद बैंकों द्वारा अधिक ऋण देने में कमी करना होगा, साथ सृजन क्षमता को कम करना होगा, विस्तारित राजकोषीय नीति के तहत सरकारी खर्च में कमी करनी होगी, और प्रत्यक्ष कर में वृद्धि करना होगा। जबकि प्रत्यक्ष कर में वृद्धि करेंगे तो लोगों के पास पैसा कम बचेगा, टैक्स अधिक देना पड़ेगा, तो लोगों के पास पैसा जब कम बचेगा तो सामान पर मांग कम करेगा। उसके बाद जो है
कीमतों में वृद्धि, तो कीमतों को कम करने वाला कारण दिखना होगा इसको उल्टा, तो अप्रत्यक्ष कर में वृद्धि नहीं करना होगा, अप्रत्यक्ष कर में कमी करना होगा। प्रशासित मूल्य नीति को क्या होगा, हटाना होगा। ब्याज दर में क्या करना होगा, ब्याज दर में वृद्धि किया जाएगा तो ब्याज दर में कमी करना होगा, ताकि जो है उत्पादन बढ़ सके। संसाधनों की निकासी जो है तो सरकार को रोकना होगा। तेल के दाम में वृद्धि, अब तेल के दाम में वृद्धि, अब इसको तो जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तय होता है, इस पर तो कंट्रोल ही नहीं है। उर्वरकों और कच्चे माल के दामों में वृद्धि, तो उर्वरकों के दाम को कम करना होगा। उसके बाद जो है वस्तु सेवाओं की आपूर्ति, अब जो है आपूर्ति उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, आयात को प्रोत्साहित करना होगा। कौन किस वस्तु का आयात, पूंजीगत वस्तु का, जिससे अधिक बड़े बड़े मशीनों का आयात करना होगा, जिससे अधिक से अधिक उत्पादन हो सके। प्राकृतिक आपदा के से निकटने के लिए बफर स्टॉक का निर्माण करना होगा। जैसे गेहूं चावल का बफर स्टॉक है ना, बफर स्टॉक का निर्माण करना होगा। संवेदनशील वस्तु के निर्यात को जो है रोकना होगा। उसके बाद श्रमिकों की हड़ताल को रोकना होगा। वस्तुओं की होर्डिंग पर कार्रवाई करनी होगी। बिजली व्यवस्था को ठीक करना होगा। कच्चे माल को जो है ठीक करना होगा, आपूर्ति बढ़ानी होगी। आयात पर प्रतिबंध नहीं, आयात को प्रोत्साहित करना होगा, ताकि मशीनरी को जो है अधिक से अधिक आयात किया जा सके। तो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए इसी उपाय को आपको सहारा लेना होगा, और तब जाकर इन्फ्लेशन बढ़ेगा। यही स्थिति है। तो आप इन्फ्लेशन देख लिए हैं। अब हम स्टैगफ्लेशन और रिसेशन चर्चा करेंगे। मंदी जो है, स्टैगफ्लेशन, दोनों पर चर्चा करेंगे, छोटा छोटा वीडियो बना के, और उसके बाद फिर आगे देखेंगे।